योगनगरी ऋषिकेश गोरखपुर योगनगरी ऋषिकेशियल साप्ताहिक रूप से चलाई जाएगी। योगनगरी ऋषिकेश ये ट्रेन हर मंगलवार दोपहर 3:20 पर रवाना होगी, जबकि गोरखपुर से सुबह 9 बजे चलेगी। ये समर स्पेशल ट्रेन में वातानुकूलित द्वितीय और तृतीय श्रेणी सैन्य और सामान्य दूत श्रेणी के कुल 16 कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाह गोरखपुर पहुंचेगी। इसके अलावा गोरखपुर के रास्ते अमृतसर कोलकाता समर स्पेशल ट्रेन 12 फेरे में चलाई जाएगी, जो 13 अप्रैल से 29 जून तक अमृतसर से और 16 अप्रैल से 2 जुलाई तक कोलकाता से चलेगी। इस पहल से तीर्थ यात्रियों और उत्तर भारत की यात्रियों को गर्मियों में ऋषिकेश और हरिद्वार और आसपास के धार्मिक स्थलों की यात्रा में बहुत ज्यादा सुविधा मिलेंगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की भीड़ और यात्रा समेत दोनों में सुधार आएगा और यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए सभी सुरक्षा और सुविधा उपाय लागू किए गए हैं। एनसीआर में घर बनाने वालों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। जीरा ने 963 आवासीय भूखंड की योजनाओं को लॉन्च कर दिया है। पहले दिन ही इस योजना में आवेदन भी शुरू हो गए। 755 भूखंड सामान्य श्रेणी और शेष अतिरिक्त श्रेणी के लिए है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार 162 वर्ग मीटर से लेकर 290 वर्ग मीटर तक के विकल्प में से किसी एक का चुनाव आवेदन कर सकेंगे। भूखंड की कीमत की प्रतिशत राशि पंजीकरण शुल्क शेष 90 आवंटन से 7 दिन 8 दिन में भुगतान करनी होगी। नोएडा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, औद्योगिक पार्क समेत यमुना और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गंगा लिंक एक्सप्रेसवे और इसी के साथ ही भविष्य में है स्पीड रेल, नमो भारत रैपिड रेल जैसी परियोजनाओं के कारण येडा क्षेत्र में घर बनाने वालों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए येटा ने चालू वित्त वर्ष की पहली आवास से भूखंड योजना निकाली है। C18 सेक्टर 24A और 973 भूखंडों का आवंटन लॉटरी से किया जाएगा। भूखंडों का मूल्य 36,260 प्रति वन मीटर है और इसी के साथ ही आवेदन और भुगतान के लिए केवल ऑनलाइन का विकल्प दिया गया है। आवेदन पत्र की कीमत 6 से 600 निर्धारित की गई है और इसी के साथ ही अब एनसीआर वालों को बड़ी खुशखबरी मिली है और उन्हें नोएडा में अपना घर पाने का सुनहरा मौका भी मिल रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। रेल मंडल द्वारा जारी सूचना के मुताबिक इच्छुक अभ्यर्थी 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक, कोरियर, साधारण डाक या स्वयं उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 3 साल के लिए की जाएगी। कमीशन दिया जाएगा, यानी जितने अधिक टिकट जारी होंगे उतना अधिक आय हो। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, डिमांड ड्राफ्ट और स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो सहित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। अधूरे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। इस व्यवस्था से यात्रियों को स्थानीय स्तर पर ही टिकट सुविधा उपलब्ध होगी और लंबी कतार और अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेंगी। पैमाने पर इजरायली हमलों की रिपोर्ट के बाद दी गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि लेबनान इस समझौते में शामिल नहीं था। उन्होंने लेबनान के बाहर रखे जाने की वजह हिजबुल्लाह को बताया और कहा हिजबुल्लाह की वजह से वे इस समझौते में शामिल नहीं थे, उसका भी हल निकाला जाएगा, अभी सब ठीक है। वही रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ईरान किसी स्क्वायर का पालन न कर की स्थिति में अमेरिकी सेना फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार है। यानी कि यहाँ पर सीजफायर टूटने के बाद अब ईरान भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से हार्मूज को बंद कर दिया गया और हार्मूज को बंद करते हुए ईरान ने चेतावनी दी है कि यहाँ से अब कोई जहाज नहीं गुजरेगा और अगर कोई जहाज आता है तो फिर उसे उड़ा दिया जाएगा। आपको बता दें, इजराइल लेबनान की हुई चल रहा है। युद्ध को ट्रंप ने अमेरिका ईरान के युद्ध से अलग बताया है। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि लेबनान इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है, तो अमेरिका हैरान के बीच जो ये सीजफायर है वो अब टूटता हुआ दिख रहा है और इससे पाकिस्तान की जो टेंशन है वो बढ़ सकती है। क्योंकि ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अनुरोध पर ही ईरान पर होने वाले हमले को टाला गया है। वहीं बता दें कि ईरान की तरफ से अब सीजफायर टूटते ही पाकिस्तान को भी फोन मिलाया गया। पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। ताजा घटनाक्रम में ईरान की विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से फोन पर बातचीत की है। ईरान लेबनान में हो रही सीजफायर उल्लंघन पर चर्चा हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीजफायर उल्लंघन पर चिंता जताई है। यहाँ पर लेबनान पर जो इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक देखी गई, उस पर अब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा है कि संघर्ष वाले इलाकों में कई जगह सीजफायर टूटने की खबरें आई है, जो शांति प्रक्रिया की भावना को कमजोर कर रही है। वही आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट भी किया है और उसमें लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे समझौते, सूचियां और चिट्ठियां भेज रहे हैं जिनका मैं का ईरान की बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। कई मामलों में वो पूरी तरह से धोखेबाज, ठग और उससे भी बदतर लोग हैं। हमारी संघीय जांच पूरी होने के बाद उनकी पोल जल्द ही खुल जाएगी। तो यहाँ पर ईरान की धमकी के बाद अब अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि हार्मोन के पास मौजूदा जहाज अगर आते हैं तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा और हार्मोन पार करने के लिए अभी भी ईरान की अनुमति लेनी पड़ेगी। ईरानी नौसेना ने कहा है कि बिना अनुमति के गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों को बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ईरान का कहना है कि इजराइल और लेबनान की लड़ाई में वो हिजबुल्लाह को अकेले नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था, उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामने की मौत हो गई थी।
तब हिजबुल्लाह भी ईरान की तरफ से लड़ाई में शामिल हो गया था और अब यहाँ पर ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुकते हैं इजराइल की तरफ से, तो फिर ये सीज फायर टूटता हुआ नजर आ सकता है। और लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, यहाँ पर जो लेबनान पर है एयर स्ट्राइक की गई है, उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 87 लोग मारे गए हैं और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बैरूत पर इजरायली हमलों के बीच लेबनान के प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल घनी आबादी वाले लेबनान इलाके पर हमले कर रहा है और बेबस नागरिक को मार रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक युद्ध विराम के ऐलान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि ये सीज फायर अब टूटता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं क्योंकि ईरान ने हॉर्मोज को बंद कर दिया है। इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान पर जो हमले हैं वो नहीं, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों को ईंधन की कमी से बचाने और उन्हें कालाबाजारी से रोकने के लिए उठाया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस 5 किलो के सिलेंडर को सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर आसानी से खरीदा जा सकता है। ये सिलेंडर विशेषकर उन श्रमिकों के लिए रिजर्व रखा जाएगा जिनके पास स्थायी पते का प्रमाण नहीं है, क्योंकि नियमित घरेलू गैस कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को पते का प्रमाण देना पड़ता है, जो प्रवासियों के लिए मुश्किल हो जाता है और वो मजबूरन कालाबाजारी उसे खाना पकाने की गैस ऊंची कीमतों पर खरीदते हैं। राज्यों को आवरण यात्रिक सिलेंडर इस साल 2 से 3 मार्च के दौरान प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए सिलेंडरों के औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ये अतिरिक्त आवंटन 21 मार्च को निर्धारित किया गया 20 की मौजूदगी सीमा से ऊपर होगी। केंद्र सरकार ने 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर को बिना एड्रेस प्रूफ देने की अनुमति दे दी है। इसे लेने के लिए अपने पास के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, जहां आप सिर्फ 5 किलो वाला छोटे सेंटर सिर्फ घरेलू यूज के लिए है। इनका कमर्शियल उपयोग पूरी तरह वर्जित है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 50 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। एलपीजी वितरकों को 1400 से ज्यादा कारण बताओ नोटिस थमाए गए और इनमें से 36 की डीलरशिप निलंबित की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ऊर्जा की बचत करें और अफवाहों से सावधान रहें। ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, पूरी क्षमता से उत्पादन कर रही है। पाठ्यक्रम, शिक्षक भर्ती और निगरानी प्रणाली को और अधिक सख्त पारदर्शी बनाया जा रहा है। अभी मदरसों की मान्यता के लिए अपना या लीज पर भवन होना जरूरी है, पर कमरों की संख्या तय नहीं है। अब मान्यता के लिए न्यूनतम 5 कमरे, ऑफिस और खेल का मैदान अनिवार्य किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों की कमल यानी कि ग्रेजुएट ऑफ और पजल यानी कि मास्टरेट की डिग्रियों को असंवैधानिक ठहराया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से मदरसा बोर्ड का पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया था। मदरसा शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए इसमें व्यावसायिक शिक्षा जोड़ी जाएगी। तमिल और फाजिल बंद होने से शिक्षकों की भर्ती को योग्यता भी नए सिरे से तय होनी है। इसी उद्देश्य से शासन के निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, न्याय और वित्त विभागों के विशेष सचिव सदस्य बनाए गए थे। समिति अपनी से कर चुकी है। इसी आधार पर मदरसा सरकार मदरसा नियमावली संशोधन करने जा रही है। समिति ने मदरसा शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 में उनकी विषयवार योग्यता चिन्हित कर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिलाने का प्रावधान नियमावली में करने की संस्तुति की है। उन्हें ब्रिज कोर्स से कराकर आधुनिक विषयों से जोड़े जाने की भी बात कही है। मदरसा बोर्ड 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए विषयों और पाठ्यक्रम का पुनः मुख्यधारा से जोड़ने के तहत धार्मिक शिक्षा के साथ गणित, विज्ञान, सामाजिक विषयों को शामिल करते हुए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और मजबूती से लागू करने की योजना है, ताकि छात्र प्रतिस्पर्धा परीक्षार्थियों और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार हो सके। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रबंध तंत्र की मनमानी रुकेगी। मदरसों में शिक्षकों की नियुक्तियां और योग्यता के लिए नियमावली में सख्त मानक बनाई जा रही है, ताकि प्रबंध तंत्र द्वारा मनमानी नियुक्तियों पर रोक लगाई जा सके। शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कराने की तैयारी है। मॉनसून धोखा दे सकता है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर ने साल 2026 के लिए भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया। स्काईमेट के अनुसार इस साल मानसून सामान्य से कम रहने की संभावना है। एजेंसी ने अनुमान लगाया कि जून से सितंबर के दौरान दुर्गा बस्ती औसत यानी कि एलपीए की 94 बारिश हो सकती है। स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतन सिंह के मुताबिक विश्व 1.5 साल से सक्रिय ला नीना की स्थिति अब खत्म हो रही है और प्रशांत महासागर अब ENSO न्यूट्रल की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून के शुरुआती चरण में अल नीनो के विकसित होने की संभावना है, जो सीजन के दूसरे हिस्से में और मजबूत हो सकता है। अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर पड़ सकता है और बारिश के वितरण में अनियमितता देखने को मिल सकती है। आप जानते हैं कि किस महीने में कितनी बारिश हो सकती है और ये मानसून कैसा रहने वाला है। जून में मानसून उनकी शुरुआत अच्छी रहने की उम्मीद है। जून में एलपीए की 101 बारिश का अनुमान है, जो सामान्य है। वही बात करें जुलाई की, तो जुलाई में मानसून में कुछ कमी आ सकती है। जुलाई में 95 बारिश की संभावना जताई गई। अगस्त के दौरान बारिश और घटकर 92 तक रह सकती है। बात करें सितंबर की, तो सितंबर में सीजन के आखिरी महीने में मानसून सबसे कमजोर रहने की आशंका है कि किस किस राज्य में कितना असर पड़ सकता है। स्काईमेट के अनुसार देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश की कमी देखी जा सकती है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अगस्त और सितंबर के दौरान सामान्य से काफी कम बारिश होने की संभावना है।
हालांकि देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से में बाकी भारत की तुलना में बेहतर बारिश की उम्मीद है। इसी के साथ ही सूखे की भी आशंका है। स्काईमेट ने 30% संभावना जताई है कि देश को सूखे का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सामान्य बारिश की भी संभावना है। सामान्य बारिश होने की संभावना 20 है। इसके साथ ही इंडियन ओशन डिपोल के न्यूट्रल रहने की उम्मीद है, जिसे मानसून की शुरुआत तो ठीक हो सकती है, लेकिन ये अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह रोकने में सक्षम नहीं होगा। भारतीय कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर है, इसलिए अगस्त और सितंबर में बारिश की कमी फसलों की पैदावार को प्रभावित कर सकती है।